तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पी ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्लास 12 टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो देर आर टोटल 40 एमसीक्यू। सो ये वीडियो जो है वो दो पार्ट्स में आएगी। चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने को क्या कर रखा है, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो बेसिकली जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर 15 से, सो 15 16 17 18, सो हम लोग अगर इस ऑर्डर के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है साइज ऑफ द एटम पे। इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो साइज है या फिर रेडियस है वो घटती है, बढ़ती है, चेंज नहीं होती, या फिर घटती है देन बढ़ती है। सही है ना। सो इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब जरा देखना, तो तुम लोगों को मालूम है कि 15th ग्रुप के अंदर लास्ट में क्या आता है, NP3 आता है। देन उसके बाद NP4 16 के अंदर, देन उसके बाद NP5 17 के अंदर एंड NP6 18 के अंदर आते हैं। मतलब कि हमारे पास होती है लास्ट शेल की, सॉरी सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास P है वो रहा सेम। सही है, और केवल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए। इसका मतलब कि अगर हमारे पास ये था 15th ग्रुप का एलिमेंट, इसके आउटर मोस्ट में थे केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन। फिर आया हमारे पास 16th ग्रुप का एलिमेंट और इसके जो आउटर मोस्ट में थे वो थे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन इसी तरीके से कौन सा आया, 17th ग्रुप का एलिमेंट, जिसके अंदर क्या थे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। आउटर मोस्ट सबशेल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना आउटर मोस्ट सबशेल। सही है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 18 ग्रुप का, जिसके अंदर आउटर मोस्ट पी सबशेल के अंदर थे 6 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। सो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़े। अब तुम लोग देख सकते हो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो फिर प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। सिंपल सी कहानी है, प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। लेकिन क्या यहां पर शेल इंक्रीज हुई, नहीं, हमारे पास सेम शेल चलती रही एंड तक। तो कहने का तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, बट शेल रिमेन्स सेम। सो इसके अंदर ओवरऑल इफेक्टिव, ध्यान रखना इस टर्म को, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, उन लोगों को सिंपल सरल भाषा में ये फॉर्मूला याद होगा, F इजिकल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हो तुम लोग। तो यहाँ पर Q1 है जो है, अगर हम मान लें इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, और Q2 जो है वो मान लें हम लोग प्रोटॉन्स का चार्ज। तो फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बढ़ रहा है, और Q2 भी बढ़ रहा है, दैट इज प्रोटॉन का चार्ज भी बढ़ रहा है। तो अगर Q1 Q2 बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर साइज छोटा होता जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है, साइज क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज होता जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सही है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि आउटर मोस्ट सबशेल की बात हो रही है, वरना यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेना अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, कि हमारे पास NP3 भैया आपने यहाँ पर 3 ही क्यों ले लिए, होने चाहिए था 5, क्योंकि 15 ग्रुप है तो 2 8 5 इस तरीके चलना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने यहाँ पर S के इलेक्ट्रॉन्स गिने नहीं है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग सबके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर लोगे तो कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो अपनी तरफ से S के इलेक्ट्रॉन्स भी ले लेना जब भी बात वही पड़ेगी। सही है, तो आई होप तुमको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें ना इंपॉर्टेंट हो जाती है असर्शन एंड रीजन के अंदर। क्योंकि तुमसे ना यही क्वेश्चन आते हैं फॉर्म बदल बदल के, कि तुमसे पूछ लेगा कि हमारे पास जो साइज है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है, बताओ क्यों। सो वहां पर असर्शन हो जाएगा, रीजन आ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज मार जाते हैं कि भैया ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो इसलिए इस टर्म को ध्यान रखना ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है। सो आई होप तुम लोगों को पता होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि N2O5 के अंदर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है। सो आंसर इज 4। सही है ना। सो यहाँ पर जो आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर डी, कि हमारे पास मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की होती है 4, जो कि वो शो करता है किसके अंदर, N2O5 के अंदर। कोवेलेंसी और वैलेंसी बेसिकली OS,
अगर मैं बात करूं कोवेलेंसी और ओएस के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, कोवेलेंसी और ओएस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, सही है ना। कोवेलेंसी बोले तो कोवेलेंसी का मतलब होता है कि हमारे पास कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। अगर उन्हें वो बना के दिखाऊं N2O5, सो हेयर इज नाइट्रोजन, हेयर इज नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है, तो दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, पांच, एक दो तीन चार पांच, तो ये रहा एक दो तीन चार पांच, सही है, सिंपल इजी। अब उसके बाद हमारे को क्या करना है, ऑक्सीजन जोड़ने हैं। कितना ऑक्सीजन है हमारे पास, पांच ही ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कैसे जोड़े देंगे, तो नाइट्रोजन के पास पांच थे, छह सात, देख रहे हो बॉन्ड बना लिए एक ऑक्सीजन के साथ, ऐसे इसने क्या करा, छह सात बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन के साथ, तो ये तो बन गए कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की। तो अब ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन तो कनेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि इसको चाहिए केवल एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो सिंपली क्या करेगा, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है उससे ये बना लेगा इस तरीके से बॉन्ड। तो अब क्या हो चुके हैं, दोनों नाइट्रोजन के बॉन्ड्स पूरे हो चुके हैं, आठ आठ ऑक्टेट हो चुके हैं, लेकिन अपने को पांच ऑक्सीजन लेकर आनी है। तो भैया पांच कैसे आएंगी, अब बनेगा यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये रहा इस तरीके से, ये बन जाएगा दोनों के पास एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर कि इसके अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड गिन पा रहे हो। तो अगर तुम लोग बॉन्ड गिनने की कोशिश करोगे, सो यहाँ पर नाइट्रोजन के ये रहा एक दो तीन और ये चार, देख रहे हो, एक दो तीन चार, हमारे पास एक नाइट्रोजन के चार बॉन्ड्स बन रहे हैं, सो दैट इज नोन एज कोवेलेंसी। और अगर तुम लोग इसी कंपाउंड के अंदर निकालोगे नाइट्रोजन की ओएस, सो दैट इज बेसिकली दिस। सो नाइट्रोजन निकालनी है, सो जिसकी निकालनी है उसकी एक्स, कितने नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे लिख लिया दो, प्लस अब देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ओएस -2, तुम्हें बताइए, और कितना ऑक्सीजन है, पांच, इज इक्वल्स टू में कोई चार्ज है नहीं है, सो दैट इज जीरो, सो इट इज 2x इज इक्वल्स टू 10 एंड देन x इज इक्वल्स टू 5। देख रहे हो, तो यहाँ पर जो हमारे पास OS है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, नाइट्रोजन की, वो है हमारे पास 5, और यहाँ पर जो कोवेलेंसी है वो कितनी है हमारे पास 4। सही है, समझ में आ गया। आई होप तुम लोगों को डिफरेंस पता चला होगा कोवेलेंसी और ओएस के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबरिंग पे मत जाना, नंबरिंग पे मत जाना। देन आगे देखो, सो व्हाई डज नाइट्रोजन शो पुअर टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन। अभी भैया कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, भैया सिंपल सी बात अगर तुमको बताएं तो तुम लोग 10th क्लास में पढ़कर आए हो कि लार्जेस्ट वैल्यू और यू कैन से लार्जेस्ट पावर ऑफ कैटिनेशन किसके पास होती है, कार्बन के पास होती है। तो अब कार्बन के पास ऐसा होता क्या है कि उसकी कैटिनेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, कार्बन के पास होती है बॉन्ड बनाने की ताकत, मतलब कि कार्बन अपनी ही तरह बहुत सारे कार्बन की एक लंबी सी चेन बना सकता है, जिस चेन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, सही है, जिस चेन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो इसी लंबी सी चेन को बनाने की जो प्रोसेस है और यू कैन से जो पावर है, दैट इज नोन एज कैटिनेशन पावर, ठीक है ना, द एबिलिटी टू मेक अ लॉन्ग चेन और अ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज नोन एज कैटिनेशन पावर। अब नाइट्रोजन की पुअर होती है, क्यों होती है पुअर, अरे भैया सिंपल सा आंसर है कि अगर नाइट्रोजन इस तरीके से बॉन्ड बनाने लग गया तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्या लगेगा इसके अंदर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं पांच पांच इलेक्ट्रॉन और छोटा सा साइज। अब इस पांच इलेक्ट्रॉन और छोटे से साइज को लेकर ऐसा तो है नहीं कि ये स्टेबल हो पाएगा, अब ऐसी सब के अंदर क्या होगा, पांच पांच इलेक्ट्रॉन, तो हाईली हाईली रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। सो ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नाइट्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कमजोर होते हैं, और इसी वजह से बेसिकली छोटा साइज है, छोटा साइज है तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास पी पाई बॉन्ड, क्या बनाएगा ये पी पाई बॉन्ड बनाएगा। सो छोटा साइज है, पी पाई बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है एज N2, इसके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगेन एक एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए तो नहीं होगा, नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल पी पाई बॉन्ड, अरे भैया पी पाई बॉन्ड बनाने की वजह से तो N2 बनता है, ना कि N नहीं बनता, ठीक है। सो ए नहीं होगा। देन उसके बाद ऑक्टेट ऑफ N2 इज कंप्लीट अनलाइक कार्बन, नोप। देन उसके बाद N2 इज अनरिएक्टिव, इसका तो मतलब ही नहीं है, अनरिएक्टिव है तो उससे क्या मतलब हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या क्या रखा है, द N सिंगल बॉन्ड इज वीकर एंड अनस्टेबल, बिल्कुल सही बात है कि जो N का सिंगल बॉन्ड है वो क्या होने वाला है, वीकर होने वाला है और अनस्टेबल होने वाला है। रीजन भी क्या है उसके पीछे, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इट इज द प्रोमिनेंट रीजन, और भी रीजन होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज फाइनली करेक्ट।
ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट अगेन अ क्वेश्चन। सो इसमें क्या रखा है, द ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस इज। अरे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कि अपने को ऑर्डर बताना है नाइट्रोजन के ओएस का। अब देखो सिंपल सी बात होती है, तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी या फिर तुम लोगों ने नोट्स पढ़े हैं, तो उनके अंदर मैंने तुम्हें याद करना सिखाया है कि याद कैसे करते हैं। सिंपल सी बात, नाइट्रोजन अभी एक क्वेश्चन पहले ही पढ़ा कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है एज एन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज N2। अब कुछ नहीं करना तुम लोगों को, सिंपली ओ ओ ओ लगाते जाना है। दैट मींस N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। सही है भैया, समझ में आ गया। और ऊपर से नीचे जाते वक्त इनकी ओएस एक एक के क्रम में बढ़ाते जानी है। मतलब कि यहाँ पर ओएस है +1, +2, +3, +4, +5। सही है भैया, समझ में आ गया। तो याद करने का इससे सरल तरीका मेरे को तो लगता नहीं कोई होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अंदर N2O2 को यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर रखा है और इसको लिख रखा है NO। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल इजी। अब देख लो इसके अंदर मिला लो भैया। और कोई सा गायब भी है, हाँ एक NO2 गायब है, बस इस NO2 को ध्यान रखना। एक बेसिकली एक्सेप्शन भी है और इसे याद भी रखना है। NO2 देखो, क्वेश्चन इनमें से केवल दो में से पूछे गए। एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है वो इनमें से केवल दो ऑक्साइड के पूछे गए हैं। कौन कौन सी ऑक्साइड है वो, लास्ट की दो मतलब कि एक तो क्वेश्चन आएगा N2O5 के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन आएगा, जो हम कर चुके हैं, जस्ट अभी करा है, कि मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की किस कंपाउंड में शो होती है, और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि N2O5 में नाइट्रोजन अपनी कितनी कोवेलेंसी शो करता है। सो आंसर इज 4। सही है, सिंपल इजी कूल। तो ये हमारे पास N2O5 वाला क्वेश्चन जो फ्रेम होकर आता है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा, NO2 के ऊपर, कि NO2 जो है वो अनस्टेबल है, या फिर वो ऐसा कहते हैं कि NO2 कैन डाइमराइज। अब इस डाइमराइज का क्या चक्कर है भैया, डाइमराइज का मतलब क्या होता है, डाई मतलब दो, मराइज मतलब मिलना। जब हमारे पास दो NO2 मिलते हैं उसे कहते हैं हम लोग डाइमराइजेशन। यही पूछा गया है कि NO2 डाइमराइज क्यों होता है, या फिर सिंगल NO2 स्टेबल क्यों नहीं होता। तो ध्यान रखना, NO2 डाइमराइज होता है और डाइमराइज होकर बनाता है N2O4। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे जो कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, क्वेश्चन स्ट्रक्चर बना सकते हो, सिंपल है बहुत। लेकिन NO2 के अंदर क्या मिलेगा तुमको, एक सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या आने वाला है, ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन। इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारे पास NO2 है वो क्या होती है, डायमराइज होती है या फिर अनस्टेबल होती है। तो बस अब तुम लोग लगा सकते हो, अब तो सिंपल है। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो सबसे ज्यादा ओएस है अपने पास N2O5 की, N2O5 ऑप्शन में नहीं है। देन उसके बाद है NO2 की, तो NO2 सबसे लास्ट में आना है NO2, तो इसका मतलब बी करेक्ट होएगा या डी करेक्ट होएगा। देन उसके बाद कौन सा आना है, N2O4, दैट इज नॉट इन द ऑप्शन। देन N2O3, देन उसके बाद NO, देन N2O, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। सो दैट इज दिस। सही है, समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, वरना तुम लोग सिंपली निकाल भी सकते हो। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, जिन बच्चों को ये ओएस इस तरीके से लिखने की ट्रिक याद है, वो तो सिंपली कर देंगे, ऐसे लिखो और सिंपल से चिपका दो। लेकिन अगर तुमको कंसेप्ट पता है, जब भी तुम लोग कर सकते हो। अरे कंसेप्ट कैसे पता है, कि तुम लोगों को मालूम है कि NO के अंदर अगर तुमको ओएस निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसकी x प्लस ऑक्सीजन की -2। क्या कोई चार्ज है, नहीं है, तो 0 में 0 आ गया। एक्स सीएल लेके आ गए यहाँ पर +2, सिंपल। तो यहाँ पर ओएस कितनी है, +2। ऐसे किसकी निकालोगे, NO2 की, सिंपल है। x प्लस ऑक्सीजन कितनी, -2, कितने ऑक्सीजन है भैया, 2 ऑक्सीजन है, तो इज टू में कोई चार्ज है, नहीं है, तो लगा दिया 0। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। सही है, फिर उसके बाद कौन सा कंपाउंड है, N2O, N2O। अब इसके अंदर वैसे निकालोगे 2x प्लस -2, -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x के लिए कितनी आ जाएगी, +1। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। तो इसी तरीके तुम लोग सारी ओएस निकाल लोगे और जब भी अरेंज करोगे, जब भी ये आंसर आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों वे में तुम लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, या तो कंसेप्ट याद हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ रखी हो। ठीक है, एनसीईआरटी से नोट्स। चलिए आगे देखते हैं। So the compound that does not produce nitrogen by the thermal decomposition, किस किस कंपाउंड को हीट करने पर नाइट्रोजन नहीं निकलेगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब सिंपली सी बात है भैया, हमने एनसीईआरटी पढ़ी है और घोट कर पढ़ी है।
इसके अंदर अगर तुम लोग देखोगे 3 कंपाउंड से एनसीईआरटी के अंदर ही अपने को रिएक्शन दे रखी है। एक है हमारे पास NH4NO2 की, डेट इज अमोनियम नाइट्रेट। इसको हीट करोगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास, देख रहे हो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो भी सिंपल रेशियो के अंदर है, मतलब कि 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ पर निकल गया भैया हमारे पास 2 पानी, और क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास N2। ठीक है, और ऐसे इसके अंदर है। और हाँ, थर्ड वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थर्ड वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी थी ये, टू गेट प्योर ऑक्सीजन, टू गेट प्योर ऑक्सीजन, स्पेशली एनसीईआरटी में क्या रखा है। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Ba+N2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेरियम एजाइड के साथ, और ऐसे इसके अंदर होता था, इट इज अमोनियम क्रोमेट। ओके, सो अब इसके अंदर तुम लोग इसे हीट करोगे, डिकम्पोज करोगे, देन इसके बाद क्या निकलेगा, इसके अंदर निकलेगा N2 प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, निकल जाएगा पानी, और एक बन जाएगी क्रोमियम की ऑक्साइड। आई होप CrO3 बनती थी शायद से, बाकी देख लेना इच्छा अनुसार। ठीक है ना, अरेंज कर लेना, बैलेंस कर लेना, अगर ना बने तो देख लेना। ठीक है, वरना बाकी तीनों एनसीईआरटी के अंदर है, नोट्स में भी तुम लोगों को मिल जाएंगी, बट इससे कोई भी रिएक्शन नहीं, इसका डिकम्पोजिशन करने पर तुम्हारे को नहीं मिलेगा नाइट्रोजन। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, which ordering of compound is according to the decreasing order of the oxidation state of nitrogen। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट एज प्रीवियस। ठीक है ना, अपने को करनी है ओएस निकालनी है, और उसके बाद देखते जाना है कि इसके अंदर किसका ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अब अपने को देखना है अब कौन कौन से कंपाउंड है। एक कंपाउंड तो मेरे को दिख रहा है भैया, सबसे पहले HNO3। तो अगर मैं HNO3 के अंदर OS निकालना चाहूँ किसकी, नाइट्रोजन की, तो कितनी आएगी, जिसकी निकालनी है उसकी X प्लस, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितनी होती है +1, प्लस ऑक्सीजन की अभी आ गई कितनी बारी -2, कितने ऑक्सीजन है 3, इस में क्या जाएगा 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। देन X के लिए यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 2 5, -1 ये हो जाएगा -4, तो X के लिए कितनी आ जाएगी +4। ठीक है, तो सॉरी 3 2 6 नॉट 3 0 5, ऐड नहीं करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 6, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास +5, तो यहाँ पर आ चुका है 5। ठीक है, तो नाइट्रोजन की यहाँ पर OS है 5। देन उसके बाद आ जाएगा NO। NO के अंदर देखो अभी बताया था, N2O2 को लिखते हैं O, सो यहाँ पर तो +2 आने वाली है, सो X -2 इज इक्वल्स टू 0, सो X इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिंपल। देन उसके बाद कौन सा कंपाउंड है N2, गैस, तो X के लिए कितनी आ जाएगी 0, सिंपल, या फिर तुम लोग कर सकते हो 2X इज इक्वल्स टू 0, सो X इज इक्वल्स टू 0। देन उसके बाद लास्ट कौन सा बचा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब इसके अंदर X प्लस हाइड्रोजन की +1, कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, प्लस क्लोरीन की -1 इज इक्वल्स टू में 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। सो यहाँ पर X के लिए कितनी आ जाएगी, 4 में से एक क्या बचेगा 3, सो इट इज -3। ठीक है, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। तो अब इसमें देख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब कि बढ़ते से छोटे क्रम में, तो सबसे ज्यादा किसकी है HNO3 की, फिर NO, फिर N2, फिर NH4Cl, HNO3 NO N2 NH4Cl, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सही है, सो हमारे पास थर्ड वाले का हो चुका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वैसे छठा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, लेकिन क्रम यहाँ पर, सॉरी नंबर यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल था। देन उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, एक्स्ट्रा प्योर। अरे बिल्कुल जस्ट अभी बताया मैंने 1 सेकंड पहले कि एनसीईआरटी में स्पेशली डाल रखा है उन्होंने हेडिंग कि भैया प्योर नाइट्रोजन अगर तुमको चाहिए तो कैसे मिलेगी, एजाइड्स को हीट करके मिलेगी, और केवल 2 ही एग्जांपल है, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही है, सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज OO लिंकेज। अब इस OO लिंकेज का तुम लोगों को नाम पता होगा, दैट इज नोन एज पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है ना, क्या कहते हैं हम लोग, पर ऑक्साइड बॉन्ड या फिर पर ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। और अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी के केवल 4 ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़े हैं तो तुमको मालूम होगा कि पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर उसके नाम में ही पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसी के अंदर ही पर ऑक्साइड बॉन्ड है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर बनाकर देखना चाहो तो देख सकते हो, सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ये रहा सल्फर, ये रहा सल्फर, सिंपल। अब इसके अंदर हमारे पास सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इस वाले सल्फर के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये बना दिए। अब उसके बाद देखना, सिंपल सी कहानी क्या थी, जितने हाइड्रोजन हैं उतने क्या बनेंगे OH बॉन्ड बनेंगे, जितने हाइड्रोजन हैं उतने क्या बनेंगे OH बॉन्ड बनेंगे।
तो ये बना दिया हमने भैया OH बॉन्ड। दो हाइड्रोजन है ना, तो एक OH बॉन्ड इसके साथ और एक OH बॉन्ड इसके साथ। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब कितने ऑक्सीजन बचे? 8 में से 2 लग गए, 6 ऑक्सीजन बचे सिंपली। सो 6 के हिसाब से ये लग गया हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया, 4 ऑक्सीजन लग गए। अब कितने बचे तुम्हारे पास? अब बचे तुम्हारे पास 2 ऑक्सीजन। अब 2 ऑक्सीजन को कहां पर लगाओगे? डालो जी बीच में, ये आ गए 2 ऑक्सीजन और बन गया हमारे पास पर ऑक्साइड बॉन्ड या फिर पर ऑक्साइड लिंकेज, जो भी तुम कहना चाहो। ठीक है, तो ये होगी स्ट्रक्चर किसकी? H2SO8 की। तो इसी तरीके से बना के देख लेना, किसी में नहीं बनेगी ये, केवल इसी में बनेगी। ठीक है, सिंपल। देन उसके बाद आते हैं सिक्स, और सिंपल लिख लो, एनसीईआरटी में से ही आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, या तो एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ने का नाम करे, घबरा रहे हो एनसीईआरटी से तो नोट्स पढ़ लो, वो भी इसमें से बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट amongst H2O, H2S, H2SE and H2TE which one with the highest boiling point? अरे सिंपल, लाख बार बता रखा है हर एक ग्रुप के अंदर कि भैया जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुमको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। सही है, समझ में आ रहा है, याद आ रही चीजें? तो ये सब तुम लोग पी ब्लॉक के अंदर पढ़ चुके हो। तो ये रहा पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या होने वाला है? उसको तोड़ने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, H2O बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है, H2S में नहीं होती बॉन्डिंग, ये तो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि H2S is gas but H2O is liquid, or you can say ammonia is gas but ammonia is liquid but phosphine is gas। सिमिलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6। और यू कैन से अगर हम लोग टर्म वाइज देखें तो इट इज 9th। ठीक है, 9th क्वेश्चन है। then उसके बाद देखो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। एनसीईआरटी में तुम्हारे को बेस नहीं एसिडिक करेक्टर दिखाया गया है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में तुमने क्या पढ़ा है कि ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स होते हैं दैट इज NH3। ठीक है, ये रहा छोटा सा NH3। देन उसके बाद क्या होता है? PH3। थोड़े बड़े बॉन्ड हैं PH3 के, ये रहे थोड़े से बड़े बॉन्ड। और इसी तरीके से लास्ट में क्या आएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथिन। अब यहाँ पर एंटीमनी तो लास्ट में हम लोग एंटीमनी ले लेते हैं, आर्सेनिक नहीं बना रहा मैं, डायरेक्ट बना रहा हूँ एंटीमनी। तो ये रहा एंटीमनी के इतने बड़े बड़े लार्ज बॉन्ड लेंथ वाले बॉन्ड्स। ठीक है ना, सिंपल इजी। अब इन तीनों में से तुमको मालूम है कैसे बढ़ाया गया है कि जैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी घटेगी। क्या घटेगी हमारे पास? स्टेबिलिटी घटेगी। और जब स्टेबिलिटी घटेगी तो बॉन्ड क्या होंगे? कमजोर होंगे। यहाँ पर बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे, जितना बड़ा बॉन्ड उतनी आसानी क्या होगी इसको तोड़ने में होगी। और अगर बॉन्ड जल्दी टूट रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन भी जल्दी निकल जाएगी। डेट मीन्स जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर, क्योंकि एसिड की पहचान क्या होती है कि वो कितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। सही है, सो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? SbH3 है। तो अगर ऊपर से नीचे जाने पर दैट इज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए कि भैया अगर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज है तो बेसिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ? NH3, दैट इज अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक हुआ। तो ये तो था एक तरीका कि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप लोग इस तरीके से जा सकते हो। लेकिन एक तरीका और है, दैट इज बेसिकली द रियल आंसर। ये तो हमने घुमा फिरा के आंसर निकाला है कि भैया ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका उल्टा दैट इज बेसिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होएगा। लेकिन लेकिन असली रीजन क्या है इसका? असली रीजन है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ठीक है ना, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ध्यान रखना, रीजन इसी वजह से बताए जा रहे हैं ताकि आप लोग असर्शन रीजन को फेस कर सके, क्योंकि असर्शन रीजन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अमोनिया इज स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। ये हो गया असर्शन। रीजन क्या होने का इसका? कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो वहीं पे बच्चे मात खाते हैं कि उनको ये तो पता होता है कि अमोनिया स्ट्रांगली बेसिक है, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्यों है स्ट्रांगली बेसिक। सही है, तो इसलिए मेजर फोकस यहाँ पर क्वेश्चन समझाने में है
ये क्वेश्चन तुमको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, और कुछ नहीं मिलेंगे तो तुम लोग पीडीएफ में भी देख सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा गौर करिए, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन देखो ये नहीं लगने वाले, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन लगेंगे तुम्हारे एग्जाम के अंदर, ठीक है, लग जाए तो लक है, अगर ना लगे लेकिन फिर भी तुमको सारे क्वेश्चन के आंसर मालूम होंगे जब तुम एग्जाम में बैठे होगे। तो देखो, सो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर अमोनिया इज बेसिक। अब भैया इस अवेलेबिलिटी का मतलब और समझा दो। अब इसका मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि भैया अवेलेबल होना। अब तुमको ध्यान होगा कि अगर अमोनिया बेसिक नेचर का है तो अमोनिया बेसिक नेचर का क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का रीजन है ये लोन पेयर। अब लोन पेयर कैसे रीजन हुए? क्योंकि भैया लुईस ने कहा था, लुईस ने क्या कहा था? लुईस ने कहा था कि जिनके पास भी लोन पेयर हैं वो क्या है? वो है लुईस बेस, ठीक है ना। जिनके पास भी लोन पेयर है वो क्या है? लुईस बेस हैं। और अगर लुईस बेस हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपना लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा। लुईस बेस क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं। तो लोन पेयर डोनर है तो इसी वजह से लुईस बेस है। तो जो लोन पेयर डोनेट कर पाएगा जल्दी वो क्या होएगा? बढ़िया लुईस बेस होएगा, ठीक है ना। अब सोचो कि ये हमारे पास, ये था हमारे पास NH3 अमोनिया, छोटा सा अमोनिया था, और अगली जगह है ये एंटीमनी, इतना बड़ा साइज है इस एंटीमनी का, और इसके पास क्या? इसके पास है लोन पेयर। अब इन दोनों के पास कौन आया? लुईस एसिड आया। कौन आया इन दोनों के पास? लुईस एसिड आया। क्यों आया लुईस एसिड? क्योंकि उसको चाहिए था भैया लोन पेयर। अब लोन पेयर लेने जब लुईस एसिड आएगा तो फिर अमोनिया छोटे साइज का खोजेगा नहीं है, लोन पेयर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसको तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे क्योंकि भैया छोटा साइज है। और वहीं पर ही एंटीमनी को अपने लोन पेयर को लोकेट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसके पास लोन पेयर अवेलेबल फिलहाल नहीं है तो लोन पेयर ये भी लुईस बेस है लेकिन फिलहाल अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतना बड़ा साइज है, कहाँ घूमने गए हुए हैं पता ही नहीं है इसको, ठीक है। तो सिंपल, तो यहां पर क्या होगा? एंटीमनी को लुईस एसिड को देने के लिए अपने लोन पेयर ढूंढने पड़ेंगे। तो इसे जो कहते हैं हम लोग बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, कि अमोनिया के पास लोन पेयर ऑलरेडी अवेलेबल थे। सही है, समझ में आ गया। सो आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सही है, समझ में आ गया, इजी था। 10 आगे, 8th, तो अमंग्स द ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन विच वन इज लीस्ट बेसिक। देखो अब अगेन अगेन सेम क्वेश्चन, यहां पर हमसे पूछा गया है, वहां पर था हाइड्राइड्स के बारे में कि कौन सा हाइड्राइड सबसे ज्यादा बेसिक है, यहाँ पर हैलाइड के बारे में कि कौन सा ट्राई हैलाइड सबसे कम बेसिक है, लीस्ट बेसिक है, ठीक है। अब वहां पर आंसर किससे निकल कर आया? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर से। ऐसे इसके अंदर भी भैया रीजन सेम ही निकल कर आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर से। लेकिन कैसे? कैसे वो इंपॉर्टेंट है, वो देखना जरा। अगर तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब कि यहां से यहां तक जाने पर हमारे पास साइज क्या हो रहा है? साइज हो रहा है इंक्रीज। यहां से यहां तक जाने पर हैलाइड की बात कर रहा हूं मैं। साइज क्या हो रहा है? यहां से यहां तक जाने पर इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो तुमको ध्यान होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर या फिर यू कैन से फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन के साथ जो तीन तीन यहाँ पर फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है ये? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर तुम्हें डेफिनेशन मालूम हो तो तुमको याद होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब यहां पर जो नाइट्रोजन के साथ तीन तीन फ्लोरीन अटैच्ड हैं, ये क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन के साथ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। फंडा समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो यहां पर जो शेयरिंग हुई थी ने करा अट्रैक्ट, शेयरिंग हुई थी ने करा अट्रैक्ट, इसने भी करा अट्रैक्ट। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो शेयर पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के पास हो जाएगी कमी। किसकी कमी हो जाएगी नाइट्रोजन के पास? नाइट्रोजन फील करेगा कि भैया हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी?
कि फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के गलती कर दी, ये तो कतई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन्होंने बॉन्ड तो बनाया, स्टार्टिंग में शेयरिंग तो करी, लेकिन बाद में अपनी बात से पलट गया। इनने क्या करा फिर, मौका देखते के साथ ही नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने स्टार्ट कर दिए। तो नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर नाइट्रोजन के पास कमी हुई इलेक्ट्रॉन्स की, अब आएगा देखना इसके पास लुईस एसिड। कौन आया इसके पास, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड ने कहा कि तुम हो लुईस बेस, हम हैं लुईस एसिड, हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन, वो भी लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, अभी तुमको बताया मैंने, ठीक है ना। लुईस एसिड का काम है, वो मांगेगा इससे लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। अब खुद सोच के देखो, जिस नाइट्रोजन के पास पहले से ही तीन तीन फ्लोरीन ने उसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कर लिए, अपनी तरफ कब्जा कर लिया, उनके पास अट्रैक्ट कर लिए, तो क्या वो लोन पेयर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा भैया। ये भी शातिर हो जाएगा कि भैया तुम हो गए लुईस एसिड अपने घर के अंदर, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की हो चुकी है कमी, तो हम नहीं देने वाले अपना लोन पेयर। सही है, समझ में आया, सिंपल सी बात। तो यहां पर आ जाएगा आंसर NF3। इनमें से कौन सा सबसे कम बेसिक है। और अगर इतनी बड़ी राम कहानी तुमको नहीं याद है या फिर नहीं पता थी, तो अब तो पता चल गई। लेकिन सिंपल सा रीजन, तुम लोग अगर दूसरी तरफ से सोच पा रहे हो कि फ्लोरीन है -I ग्रुप, फ्लोरीन क्या है भैया, -I ग्रुप, I स्टैंड फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। 11th क्लास से भी इसका आंसर आ सकता है, या फिर जिन लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ी है उन लोगों को मालूम होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, या तो एक्सप्लेनेशन जो दी है वो ध्यान रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली, वरना सिंपल सी कहानी याद रखो कि फ्लोरीन क्या है, एक बहुत ही बढ़िया -I ग्रुप है। क्या है, बहुत ही बढ़िया -I ग्रुप है। और जब भी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ -I ग्रुप अटैच होता है, तो फिर वो उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ाता है, ठीक है। -I ग्रुप क्या करता है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे तगड़ा -I कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक कंपाउंड या एलिमेंट का एसिडिक करेक्टर बढ़ाएगा। सही है, सिंपल। तो यहां पर क्या होगा, इसका मतलब NF3 इज हाईली एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो तुम लोग कह सकते हो कि ये भी एक इसका रीजन और आंसर है। सही है, सिंपल, समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11th है, ठीक है ना, अगर हम स्टार्टिंग चले नंबर ना देखें। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। सो द बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5, अरे देख लो, रिपीटेशन क्वेश्चन है। तो N2O5 के अंदर कैसे कैसे बॉन्ड है, देख रहे हो, मतलब कि OS के अंदर ही कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। नाइट्रोजन की OS से रिलेटेड ही शायद से तीसरा क्वेश्चन है। एक में था N2O5 की कोवेलेंसी, ठीक है, एक में था कि इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू OS, और अभी तीसरा क्वेश्चन है कि N2O5 के अंदर किस तरीके के बॉन्ड है। और तुमको याद होगा हमने इस तरीके से शायद से एक स्ट्रक्चर बनाई थी N2O5 की, लाइक दिस। एंड हर एक नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये हुई थी इसकी शेयरिंग। और इस तरीके से यहाँ पर बना था एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर बना था दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और तुम लोग देख सकते हो इसके अंदर क्या है, केवल दो ही तरीके के बॉन्ड हैं, कौन कौन से, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। आयोनिक बॉन्ड कहाँ से हो जाएंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट से, आयोनिक बॉन्ड थोड़े ना होते, ठीक है। बनाते हैं, ऐसा नहीं है, हेलोजन्स बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड लेकिन नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। तो यहाँ पर हो जाएगा कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, सही है। नेक्स्ट, based on the compound of group 15 elements the incorrect statement, ध्यान रखना इनकरेक्ट बतानी है, बच्चे ये भी कंफ्यूज मारते हैं। फिर से वो देखेंगे जी पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पहली करेक्ट है, उसी को मार के आ जाएंगे कि हाँ यही सही है। यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट अभी शायद मेरे को दिख रही है, अगर तुमको देख पा रहे हो तुम लोग, फोर्थ जरा देखो, सेम शायद हम लोग अभी पीछे पढ़ कर आए हैं कि NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर लिखा है भैया। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नहीं होता, वो क्या होता है, वीक होता है। वीक भी क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास NN बॉन्ड में क्या लगती है, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। शायद पहला ही क्वेश्चन था हमारे पास, पहला दूसरा क्वेश्चन था, इसके अंदर हम लोगों ने इस बात को डिस्कस करा था। सही है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, बाकी तुम लोग पढ़ सकते हो, बाकी तीनों के तीनों करेक्ट है। इसमें थर्ड का हो जाएगा ड्यू टू H बॉन्ड, बिल्कुल सही है। और फोर्थ का हो जाएगा ड्यू टू, सॉरी सेकंड का हो जाएगा ज्यादा बेसिक है, वो अभी बता दिया, ठीक है ना। तो देख लो, मतलब कि क्वेश्चन जो है उनके अंदर कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन बस अंतर किसका है, अंतर है लैंग्वेज का और क्वेश्चन के पूछने के ढंग का, कि क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जा रहा है। सही है,
सिंपल, समझ में आ रहा है ना, मतलब कि सेम ही हमारे पास कंसेप्ट है, बस क्वेश्चन का ढंग बदलते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और यू कैन से क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 11th। इसमें क्या रखा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट O3 दैट इज ओजोन इस, ओजोन के बारे में कोई एक गलत स्टेटमेंट बताइए। तो आई होप यहां तक हमारे पास ग्रुप नंबर 15 के क्वेश्चन थे। हाँ ऑफ कोर्स, नाउ ग्रुप नंबर 16 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, इससे पहले जितने भी थे ग्रुप नंबर 15 के क्वेश्चन थे, अब 16 स्टार्ट हो चुका है। देखना, तो इसमें बता रखा है ओजोन के बारे में कुछ एक गलत है, उसको पहचानना है। तो पढ़ते हैं जरा। ओ बॉन्ड आर, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। अरे भैया बिल्कुल, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, और एनसीईआरटी ने रखा है कि ओ बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। अगेन मैं दोबारा याद दिला रहा हूं तुम लोगों को भैया, रीजन ध्यान रखना, रीजन क्यों जरूरी है। ठीक है ना, क्यों जरूरी है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन के लिए यही क्वेश्चन आ जाएगा असर्शन रीजन के अंदर, कि ओ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ये क्या हो जाएगा, असर्शन। फिर रीजन क्या देंगे, ड्यू टू रेजोनेंस। अब वहीं पे बच्चा फंसता है, ठीक है ना, कि भैया एमसीक्यू के चक्कर में ना असर्शन रीजन को इग्नोर मत मार देना, इसलिए कंसेप्ट जानना जरूरी है। ये नहीं कि तुक्का मार दोगे या फिर एमसीक्यू ऐसे हो जाएंगे, चार ऑप्शन है तो एक ना एक तो पकड़ ही लेंगे हम लोग, नहीं, असर्शन रीजन भी आना है पेपर के अंदर। आगे देखो, तो ये तो सही है, तो इसका मतलब ये अपना ऑप्शन नंबर नहीं है। सो नेक्स्ट क्या है, एंट्रोफी डिक्रीजेस इन कन्वर्जन ऑफ O3 टू O2। एंट्रोफी क्या होगी, घट गई, अरे नहीं भैया घटेगी नहीं, इंक्रीज होगी, इंक्रीज। एंट्रोफी क्या होगी, इंक्रीज होगी फ्रॉम O3 टू O2, तो ये है अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर डिक्रीज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था इंक्रीज। एंट्रोफी हमेशा बढ़ती है O3 से O2 जाने के केस में, और इसी वजह से द कन्वर्जन ऑफ O3 टू O2 इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या है ये, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अंदर है लिखा हुआ है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये भी क्वेश्चन है अपने आप में कि why the conversion of O3 to O2 is an spontaneous process due to increase in entropy। सही है, समझ में आ गया। देन उसके बाद थर्ड पढ़ लेते हैं, थर्ड भी करेक्ट ही होगी। O3 इज डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही है भैया। O2 होती है पैरामैग्नेटिक, और O3 होती है डायामैग्नेटिक। ठीक है, सिंपल इजी, तो ये भी गलत है। एंड O3 हैज बेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर, 6 इलेक्ट्रॉन सभी के पास, लेकिन सारे के सारे नहीं करेंगे शेयर, शेयरिंग होगी केवल इन दोनों के बीच में, ये होगी शेयरिंग, और ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसकी बेंट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, इसके अंदर रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स दिस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप नंबर 17 का। ठीक है ना, आपने को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के हिसाब से अरेंज करना है। अब जिन लोगों को नहीं पता, सब लोगों को क्या लगा होगा, देखो ये पहले भी मैंने शायद इस तरीके से पढ़ाया था कि एक्सपेक्टेड ट्रेंड, एक्सपेक्टेड कि अपने को लगा क्या था, लगा हमको ये था कि F2 के अंदर क्या आएंगे, छोटे छोटे से बॉन्ड आएंगे, तोड़ना क्या होएगा, मुश्किल होएगा। ठीक है ना, तोड़ना क्या होएगा, मुश्किल होएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी F2 को, फिर Cl को, क्योंकि Cl में थोड़े बड़े बॉन्ड होंगे, फिर उसके बाद ब्रोमीन को, इसके अंदर थोड़ा सा और बड़ा बॉन्ड होएगा। देन उसके बाद सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी आयोडीन को, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ा बॉन्ड होएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्लोरीन कुछ हद से ज्यादा ही छोटा है, छोटा तो है, बॉन्ड भी छोटा है, लेकिन इसका साइज जो है वो हद से ज्यादा ही छोटा है, जिसकी वजह से क्या होएगा, जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 7 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट में है, वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसी रिपल्शन की वजह से, ध्यान रखना फिर से वही हमारी रिपीट होकर जो नाइट्रोजन के अंदर आई थी, दैट इज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जो हमारे पास रियल ट्रेंड जाएगा वो क्या जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्लोरीन को, फिर ब्रोमीन को, फिर फ्लोरीन को। मतलब कि फ्लोरीन का बॉन्ड कमजोर हुआ, कमजोर हुआ तो इतना हुआ, क्लोरीन के पीछे नहीं, ब्रोमीन के पीछे जाकर पड़ा। ठीक है भाई, समझ में आ गया, सिंपल। तो यहाँ पर जो रियल ट्रेंड है दैट इज Cl2 Br2 I2 F2। तो अब इसके अंदर देख लेंगे, Cl2 है दूसरे नंबर पे, तो 2 3 1 4, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही है, सिंपल। नेक्स्ट, अपॉन हीटिंग के ClO3
in presence of catalytic amount of MnO2 a gas W is formed। अरे बहुत सिंपल सी बात है भैया कि इन्होंने क्या रखा है कि जब हम लोग KClO3 को हीट करेंगे इन द कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर, तो एक गैस W फॉर्म होगी। कौन सी गैस फॉर्म होगी? W फॉर्म रहेगी। सही है। एंड इसके आगे भी कुछ है क्या? ओ एक्सिस ऑफ अमाउंट ऑफ W रिएक्ट्स विद HCl। जब हमने W की रिएक्शन लिख लेते, चलो पहले इतना लिख लेते हैं कि KCl था, KClO3 था, इसको हमने क्या करा, कैटालाइटिक MnO2 कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में अगर हमने हीट करा और ये बनाएगा W, और जब हमने क्या करा, एक्सिस ऑफ W लिया, एक्सिस ऑफ W लिया, हमने इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ, HCl की रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक गैस बनेगी X। अब भैया W और X बता दो क्या है। देखो दोनों की दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी की, इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ना सबसे ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि भैया डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में से उठ कर, ठीक है ना। तो देखना KClO3 वाली क्या है, ये तुमको मिलेगी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है ना, प्रिपरेशन है ऑक्सीजन की, ठीक है। KClO3 को हीट करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक बनता है KCl और एक बनता है O2, ठीक है ना, सिंपल इजी नो रॉकेट साइंस। तो यहाँ पर W जो है वो है O2। अब इस O2 के साथ जब HCl मिलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ये भी तुम लोगों को पता होनी चाहिए, इसका नाम क्या होता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या होता है इसका नाम, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस किस काम में आती है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस काम में आती है किसके प्रेजेंस में, क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या जो X बनेगा, X इज बेसिकली और Cl2, ठीक है, सिंपल इजी एनसीईआरटी क्वेश्चन, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ डाउट भी रह जाए ना किसी क्वेश्चन में, एक्सप्लेनेशन में अगर तुमको लग रहा हो कि हाँ भैया डाउट रह गया या फिर कुछ भी पूछनी है तो कमेंट कर दो, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड, ध्यान रखना इस वर्ड को, हॉट गर्मा गर्म और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करी तो क्या देगा, इन सब में से क्या क्या बनेगा। अब देखो सिंपल रिएक्शन थी, सब लोगों को याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन या फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन काफी आती है कि जब एक चीज एक्सिस में ले ली, एक चीज कम ले ली, ठीक है ना। अब देखो जिन लोगों को नहीं याद, अभी हम उनको याद करने का तरीका बता देते हैं। ये है हमारे पास कोल्ड वाली NaOH और ये हमारे पास हॉट वाला NaOH, ठीक है ना। अब देखना अंतर क्या है, सोडियम है, क्लोरीन है, NaCl बनना है भैया, नमक तो दोनों बनाओ, नमक तो बनेगा। अब ठंडा हो गर्म हो, नमक से हम बिल्कुल भी परहेज नहीं करेंगे, नमक तो डालेंगे। अब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, पानी बनेगा, ये बन गया पानी, बनना ही बनना है। देन उसके बाद अब यहां पर आएगा अंतर, अगर भैया कोल्ड है, ठंडा है, बिल्कुल रिएक्शन करने का मन नहीं है उसका, तो क्या करेगा, केवल एक ऑक्सीजन दे देगा और बना देगा NaOCl, ठीक है ना। लेकिन अगर हॉट है, कंसंट्रेटेड है, तो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, दबा के रिएक्शन करेगा और बनाएगा NaClO3, तीन तीन ऑक्सीजन बनाएगा। सही है भाई, फंडा समझ में आ रहा है, याद करने का तरीका क्या है, कोल्ड है तो केवल एक ऑक्सीजन, हॉट है तो तीन ऑक्सीजन, कोल्ड है तो बनेगा NaOCl, हॉट है तो बनेगा NaClO3, बस। अब इनको कर दो डिसोसिएट, मतलब कि जब तुम इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा तुम्हारे पास Na प्लस प्लस OCl नेगेटिव, इसे डिसोसिएट करोगे तो क्या निकलेगा, Na प्लस प्लस ClO3 नेगेटिव, सिंपल इजी नो रॉकेट साइंस। तो देख लो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक तो है भैया हमारे पास ClO3 और एक है हमारे पास OCl नेगेटिव, तो इसमें से तो शायद, अच्छा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अपने को ये नहीं निकालने, अपने तो रिएक्शन है किसके साथ, हॉट के साथ, तो हॉट के साथ क्या निकला है, ClO3 नेगेटिव, ये रहा ClO3 नेगेटिव, लेकिन उसके साथ एक और आयन निकलना है, एक और आयन किसका है, NaCl का, दैट इज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। सो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है ना, समझ में आ गया, बी करेक्ट कैसे, एक है Cl नेगेटिव और एक है ClO3 नेगेटिव। कोल्ड की तो बात ही नहीं करी थी, हॉट एंड कंसंट्रेटेड की बात थी खाली, ठीक है ना, वो मैंने बस ताकि तुम लोग रिएक्शन दिखा सको और याद कर सको तुम लोग, इसी वजह से कोल्ड की भी लिख दी थी। लेकिन अपने को क्वेश्चन में किसकी कही थी कि केवल हॉट एंड कंसंट्रेटेड ही है जो रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, तो ये देगा NaClO3, जिसमें से क्या निकला, जिसमें से निकला ClO3 नेगेटिव और देगा NaCl,
जिसमें से क्या निकलेगा Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो यही रिएक्शन ना ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही पूछ सकता था कि क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड एज वेल एज कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो तुम्हारे पास कौन कौन से आयंस बनेंगे, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा OCl नेगेटिव एंड ClO3 नेगेटिव, ठीक है, जो कि मैं खोज रहा था, मुझे लगा ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। आयोडीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल इजी, बहुत आसान रिएक्शन है आयोडीन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, कई बार बोर्ड में पूछी गई है। रिएक्ट्स विद HNO3, क्या बनाया गया है, देखो देखो इसका भी सेम था, क्लोरीन था, आयोडीन था, सल्फर था, एंड आई थिंक फास्फोरस भी था, ठीक है ना, लेकिन सब में सिंपल क्या था, आयोडीन है तो बनाएंगे हम HiO3, ठीक है ना। अगर वो होता, क्या होता, सल्फर होता तो क्या बनता, H2SO4 बनता, सिंपल, HiO3 बन गया, प्लस और क्या बनेगा ना, बेसिकली नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या निकलेगी, एक निकलेगी ऑक्साइड, दैट इज बेसिकली NO2, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, ठीक है ना, सिंपल है। तो ये हो गया तुम्हारे पास सिंपल सी रिएक्शन। अब इसमें क्या बताना है अपने को, जो हमारे पास यील्ड वाई, रिएक्शन करी और क्या बनाया, वाई बनाया। अब ये जो वाई है ये रिएक्ट करेगा वाई विद अलोंग विद अदर प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो वाई है किसके साथ बना है, वो अदर प्रोडक्ट के साथ बना है, मतलब कि इन तीनों में से कोई सा एक, क्या है, एक है हमारे पास वाई, अभी वाई पता नहीं क्या है, ठीक है ना, आगे देखना आगे क्या रखा है। देन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज इन वाई, अपने को पूछ रखा है कि ओएस बतानी है, किसकी ओएस बतानी है, आयोडीन की ओएस बतानी है, किसके अंदर, वाई के अंदर। तो अब देख लो इन तीनों में से आयोडीन किसमें है, आयोडीन है केवल HiO3 के अंदर, और इसी के अंदर अपने को क्या बतानी है, आयोडीन की ओएस बतानी है, जिसकी बतानी है उसकी एक्स, हाइड्रोजन की +1, प्लस ऑक्सीजन की -2, कितने ऑक्सीजन पड़े, 3, इज टू में क्या आ जाएगा 0, सो यहाँ पर एक्स के लिए कितनी आ गई, 3 6 6 में से 1 गया, बचेगा 5, सो इट इज 5, सिंपल इजी, सो ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट, ठीक है, आसान। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आप, अरे चलो भैया नेक्स्ट, अच्छा नहीं है, ओके ओके कूल, तो बस, तो चलिए, तो हमारे पास थे आज के लिए इतने क्वेश्चन, सो बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।